आजकल कहा जा रहा है कि सरकारी कंपनी में काम करने वाले लोग काम नहीं करते हैं, इसीलिए सरकारी संस्थानों को बेच देना चाहिए। तो हमारा प्रधानमंत्री भी सरकारी है, कोई काम नहीं करना चाहिए भाई, उसको हरे कुमाल में बेच देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये बात हम लोगों को विचार करना पड़ेगा ना कि सरकारी बैंक नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के झुनझुना बजाएंगे? क्या करेंगे? मोदी जी की तरह गलत बांग्ला बोलने से अच्छा है हिंदी में ही बात कर लिया जाए। सबसे पहले मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप सब लोगों से मैं माफी चाहता हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ट्रैफिक की हालत बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि क्या बताएं। रास्ते में एक रेलवे फाटक मिला और मजेदार बात यह थी कि उस ट्रेन में 2 इंजन लगा हुआ था। हमको लगा कि दीदी मोदी दोनों मिलकर के बंगाल का यही हाल करने वाले हैं। ऐसा तो हाल नहीं चाहिए ना। आपको जो भी चाहिए वो आपका निर्णय है, मैं आपको कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूं, इसलिए कि मेरी इतनी कुवत भी नहीं है। उस धरती पर जाकर, जो धरती ईश्वर चंद्र विद्यासागर की धरती है, जो धरती शहीद खुदीराम बोस की धरती है, जो महान विचारक विवेकानंद की धरती है, वहां के लोगों को जाकर के मैं ज्ञान दूं, ऐसा मुझे उचित नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप सब लोग जो अभी तक टिके हुए हैं इस सभा में, और वो लोग जो आए थे और इंतजार करके चले गए, उनको भी जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान दोस्तों को, दुकानदार साथियों को, आप तमाम बंगाल की इस महान भूमि के सभी नागरिकों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने शुरू में ही कहा कि मैं आपको कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप सब लोगों के पास अपने अपने जीवन का अनुभव है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मंच पे आकर के खड़े हो गए हैं तो बहुत बुद्धिमान हैं और आप सामने जमीन पे बैठे हुए हैं तो आपको बुद्धि नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार लोगों को लगता है कि वो दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देश के नागरिकों के पास उनका जो अपना अनुभव है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आपने बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की भी सरकार देखी है, दीदी को बोलो भी आपने देखा है, तोलाबाजी भी आप देख रहे हैं, और जो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं उनकी भी हकीकत आपको मालूम है। आप ये भी जानते हैं कि सरकार बन जाए किसी की, बताइए, अगर मैं जूता सिलता हूं तो मैं बाटा का मालिक थोड़ी बन जाऊंगा। हर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, वो चाय ही बेचता है। आप जो रोज बरोज करते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने गुजर बसर के लिए, आप जानते हैं कि इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 5 साल का तमाशा है, चुनाव होता है, पार्टियां आती हैं, सर के ऊपर उड़न खटोला उड़ता है हेलीकॉप्टर, फिर 5 साल के बाद वही तमाशा होता है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके टैक्स के पैसे पे हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, वो नमक अदा करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव आपसे साझा करने के लिए आए हैं कि आप जो करते हैं वो आप करेंगे। आपका मुस्तकबिल आप तय करते हैं, आप अपने जीवन को अपने तरीके से बेहतर बनाते हैं। आपके खून और पसीने से, आपके मेहनत से आपके घर में खुशहाली आती है, ये बात हम जानते हैं।
सिर्फ और सिर्फ हम आपसे यह कहने के लिए आए हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन यह जो लोग बदलाव के नाम पे आपके माथे के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, इनके साथ हमारा पुराना अनुभव है। इनके साथ हमारा पुराना अनुभव ऐसे है कि अभी आप कम से कम अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से घर में चुपचाप खा तो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कल को आपके किचन में घुस जाएंगे, आपके रेफ्रिजरेटर में घुस जाएंगे। ये वो लोग हैं कि आप क्या पहनते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, उस पे ये पहरा लगाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि आपका पूरा का पूरा खानदान, आपके पूरे के पूरे पूर्वज, आपका पूरा का पूरा इतिहास जिस पड़ोसी के साथ है, उस पड़ोसी के बीच में ये हिंदू मुसलमान का दीवार खड़ा करने वाले लोग हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री के मुंह से लार क्यों टपक रहा है बंगाल को लेके। अगर भूख लगी है तो बंगाल का संदेश खिला दीजिए उनको, रसगुल्ला खिला दीजिए, मिष्टी दोई खिला दीजिए। ये लार क्यों टपक रहा है भाजपा के मुंह से? असली मसला क्या है? क्यों वो भाजपा का नेता इंदौर छोड़ करके बंगाल में पड़ा हुआ है? उसको तो आवासीय प्रमाण पत्र कलकत्ता का बनवा लेना चाहिए। क्या वजह है? पूरे देश में उनका राज है, हर कीमत पे उनको बंगाल क्यों चाहिए? एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो सबसे ज्यादा खून अगर कहीं बहा था तो इस देश के दो इलाके थे, एक था बंगाल और दूसरा था पंजाब। पंजाब में ये पैर नहीं जमा सकते हैं, पंजाब में इनको पैर जमाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों को वो याद है कि हिंदू मुसलमान के इस झगड़े ने इस देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। और पंजाब के जो लोग हैं अपने हक और अधिकार के लिए कृषि कानून के खिलाफ में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सरकार का चक्का जाम किए हुए हैं। किसानों का जोर देखिए कि इनको अपनी कृषि मंत्री को यह समझाने में नाकाम रहे और कृषि मंत्री को किसान बिल के विरोध में इस्तीफा देना पड़ा। तो पंजाब में इनका पांव जम नहीं सकता है, तो ये बंगाल आए हैं बांग्लादेशियों का नाम लेकर के। पूरे देश में ये आए हैं पाकिस्तान का नाम लेकर के, बंगाल में ये आना चाहते हैं बांग्लादेश का नाम लेकर के। लेकिन ये आकर के करना क्या चाहते हैं? किसी को अगर भ्रम है कि बीजेपी आएगी तो बदलाव आएगा, साहब 100 बार अपनी इस बात पे आप विचार कीजिएगा कि अगर बीजेपी के आने से बदलाव आना होता तब तो बिहार लंदन बन गया होता। हम तो बिहार से आते हैं ना। बिहार में ये लगातार सरकार बना रहे हैं, अभी भी सरकार बनाए हैं, डबल इंजन की ही सरकार है। जो डबल इंजन वाली रेलगाड़ी हमको रास्ते में मिली थी, जिसकी वजह से हम यहां आने में लेट हो गए। तो बिहार तो लंदन बन गया होता ना। बिहार में बदलाव हो गया है, उत्तर प्रदेश में बदलाव हो गया है, गुजरात में बदलाव हो गया है, मध्य प्रदेश में बदलाव हो गया है। वो बदलाव बंगाल के लोग चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि आपके यहां बलात्कार की संख्या बढ़ जाए? आप चाहते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा बढ़ जाए? आप चाहते हैं कि किसान और आत्महत्या करने लगे? आप चाहते हैं कि आपके सरकारी संस्थान बंद कर दिए जाएं? आप चाहते हैं कि आपके सरकारी संस्थानों को अपने दोस्तों को कौड़ियों के दाम में बेच दिया जाए? ये बदलाव क्या है भाई? और ये बदलाव क्या है? कल तक जो लोग लेफ्ट साइड, बीच में होती थी दीदी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इधर शुभेंदु और उधर जो है मुकुल रॉय, अब बीच में होते हैं मोदी, इधर शुभेंदु और उधर मुकुल रॉय। यही बदलाव चाहिए। क्या बदलाव है इसमें? आज तुम्हारे घर, कल उसके घर, परसों किसी और के घर, यही बदलाव आप चाहते हैं? ये बदलाव बंगाल का करने के लिए नहीं, अपना दल बदलने के लिए आए हैं, जिसको ये बदलाव का नाम देकर के आए हैं। पुराना जहर नया बोतल में नए पैकेजिंग के साथ आया है। क्या बदल गया है?
कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। कैसे? जितना टीएमसी का भ्रष्टाचारी नेता है सबको बीजेपी का माला पहना करके। यही हो रहा है ना। किस चीज का बदलाव हो रहा है? कौन सा बदलाव हो गया है? कोई कह रहा है जय श्री राम, कोई कह रहे हैं जय सिया राम। लगाइए ना भाई, ये धरती है खुदीराम की, जिसको मन है लगाए जय श्री राम, जिसको बोलना है बोले जय सिया राम। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम वहां है कि नारा लगाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। मंच पे खड़ा होकर के हम भी नारा लगाते हैं, लेकिन किसी को कॉलर पकड़ करके जबरदस्ती नारा नहीं लगवाते हैं। पूछते हैं कि किसी को लगाना है तो लगाओ। आजाद देश में अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो हमारे साथ नारे को बुलंद करो, लेकिन सिर्फ नारा लगाने से कोई बदलाव नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एक प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा। सुबह जब तेल लेने के लिए जाइएगा पेट्रोल पंप पे, मीटर आपके सामने होगा, पहले भाजपा वाला नारा लगाइएगा जय श्री राम, देखिएगा दाम कम हुआ कि नहीं हुआ है। फिर टीएमसी वाला नारा लगाइएगा जय सिया राम, देखिएगा तब पेट्रोल का दाम कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तब अगर दोनों नारा लगाने से दाम कम नहीं होगा तो रविंद्रनाथ टैगोर के लुक वाले मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखिएगा और कहिएगा कि महाराज आप ही दाम कम करवा दीजिए। चल क्या रहा है देश में? चल क्या रहा है? क्या हो रहा है हमको ये बताइए। देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको छोड़ करके सब कुछ की बात हो रही है। कल मैं जब आ रहा था पटना से यहां, एक पत्रकार हमको पूछा मोदी जी के दाढ़ी का क्या राज है। हम बोले अव्वल तो आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। कोई दाढ़ी बढ़ा ले कि दाढ़ी कटा ले कि कोई माथा मुड़ा ले कि कोई उसमें हल्दी चुन्ना लगा ले, उससे क्या लेना देना है हम लोगों को। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यह है कि दाढ़ी बढ़ाने से आपका इनकम बढ़ रहा है क्या? नौकरी बढ़ रही है क्या? नौकरियों की संख्या बढ़ रही है क्या? इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ रही है क्या? आपके जीवन की समस्याएं घट रही हैं क्या? नहीं ना। तो देश में चल क्या रहा है? आपका टीवी, आप उसको रिचार्ज कराते हैं और उस टीवी पे आपका मुद्दा गायब है। टीवी खोल करके देखिए तो स्नो पाउडर लगा करके पत्रकार आएगा और ये बताएगा कि 2 तारीख को कौन जीतेगा। अरे बुर्बक, तुम ही तय कर दोगे कि कौन जीतेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग प्रजा हैं कि नागरिक हैं? क्या हैं? प्रजा हैं, नागरिक है ना। प्रजा कहां होती है? जहां राजा होता है। जहां राजा होता है वहां प्रजा होती है। हम लोग प्रजा नहीं हैं, हम लोग नागरिक हैं। तुम शाम को 7:30 बजे टाई लगा करके नहीं तय करोगे कि 2 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, वो बंगाल की जनता तय करेगी कि 2 तारीख को किसकी सरकार बनेगी। और हम इस देश के नौजवान अगर चुनाव में आपके बीच में बात करने के लिए आए हैं तो हम आवाम के हक और अधिकार की बात करेंगे। हम राजनीति के लोगों के मुद्दे पे होना चाहिए और उस मुद्दे का समाधान होना चाहिए। हम ऐसी नीतियों पे बात करेंगे। हम इसकी बात करेंगे कि अमित शाह जी जवाब दीजिए। बेबी शाह जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया और हमारा बच्चा पीएचडी का डिग्री लेकर के घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? इसमें बदलाव हम लेकर के आएंगे। आपको बदलाव चाहिए ना, हम आपको बदलाव दिखाएंगे। हम आपको बदलाव दिखाएंगे और हम आपको यह बताएंगे कि भारत में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब का बच्चा भी देश की गद्दी पे बैठ सकता है। ये बात हम आपको याद दिलाएंगे। हम आपको याद दिलाएंगे कि यह बंगाल की धरती है। मिर्जा गालिब साहब से एक बार लोगों ने पूछा कि बंगाल की खासियत क्या है। गालिब ने कहा कि ये वो इलाका है कि यहां के रहने वाले लोग एक ही समय में
100 साल पीछे भी जीते हैं और 100 साल आगे भी जीते हैं। इसीलिए मैं आप तमाम बंगाल निवासियों से यह अपील करने के लिए आया हूं कि पूरा देश आपको देख रहा है कि 100 साल इस देश का क्या भविष्य होगा, किस तरफ यह देश जाएगा, क्या इस देश में सांप्रदायिकता के दांत तोड़े जाएंगे कि नहीं तोड़े जाएंगे, यह बात आपको तय करना है। बोलिए, तय कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आपको सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यह होनी चाहिए कि आपको नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को नकारना चाहिए, उनको अस्वीकार करना चाहिए। लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले को अस्वीकार करेंगे तो किसी ना किसी को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। उस पे मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूं। मैं जब खुद भी चुनाव लड़ रहा था तो मैं ये नहीं कहता था कि आप मुझे वोट दे दीजिए, क्योंकि ये मेरी सोच के खिलाफ है। अगर किसी के कहने से कोई वोट दे दे तब फिर उस वोट का मतलब क्या है? वोट देने का जो आपका अधिकार है वो आपका सबसे मौलिक अधिकार है। यही जो आपका वोट देने का अधिकार है वो इस देश को लोकतंत्र बनाता है, इस देश को राजतंत्र से निकाल करके प्रजातंत्र की तरफ ले जाता है। वोट देने का जो आपका अधिकार है, उस अधिकार की ही ताकत है कि जो हमेशा आसमान में उड़ते रहते हैं वो चुनाव के वक्त में हाथ जोड़ करके धूल फांकते हुए नजर आते हैं। ये आपके वोट का ताकत है। ये आपके वोट का ताकत है कि राष्ट्रपति का वोट भी एक होता है और जूता सिलने वाला का वोट भी एक होता है। ये वोट की ताकत है कि फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला का भी वोट एक होता है और एवन साइकिल पे घूमने वाला उस मजदूर का भी वोट एक होता है। घर में भले पुरुष लोग अपना मनमानी चला लें, लेकिन पुरुष का भी वोट एक होता है और महिला का वोट भी एक होता है। भले लोग कह दें कि तुम बच्चा हो, नौजवान हो, तुमको बुद्धि नहीं है, हम ज्यादा अनुभव हैं, तो बूढ़ा का वोट भी एक होता है और नौजवान का वोट भी एक होता है। ये वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत का आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप जरूर करें, लेकिन हम बस आपसे अपना एक अनुभव साझा करके अपनी बात को खत्म करेंगे। ये मेरे साथ 2 बार हुआ है। जब हम जेएनयू का चुनाव लड़ रहे थे तो किसी से भी वोट मांगते थे तो कहता था, सुनो ना, तुम लोगों का बात बहुत अच्छा है, भाषण भी बहुत अच्छा देते हो, लेकिन वोट तुमको देंगे ना तो एबीवीपी जीत जाएगा। एबीवीपी बीजेपी का ही है। तो हम बोले, वोट हमको दोगे तो एबीवीपी कैसे जीत जाएगा? ये बात बोली जाती है। यह बात हम लोगों के मन में बिठा दिया गया है। ठीक उस कहानी की तरह कि जब किसी हाथी के बच्चे को पकड़ा जाता है तो उसके पैर में लोहे की एक जंजीर डाल दी जाती है। हाथी का बच्चा बार बार कोशिश करता है कि उस जंजीर को तोड़ दें, लेकिन जंजीर मजबूत और उस हाथी के बच्चे का पांव कमजोर, वो जंजीर तोड़ नहीं पाता है। वक्त बदलता जाता है, हाथी का बच्चा बड़ा होता जाता है, अब पांव मजबूत और जंजीर कमजोर है, पांव बड़ा और जंजीर छोटा है, लेकिन वो हाथी उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता है क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि यह लोहे की जंजीर हमसे नहीं टूटेगी। यह बात कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। बताइए, आपका वोट तो वैसे भी बर्बाद हो जाता है ना कि आप वोट देते हैं जिसके खिलाफ आपका एमएलए चुन करके फिर उसी के पास चला जाता है, तो वोट बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? तो वोट बाद में विधायक बिक जाए, उससे अच्छा कि हम लोग देते वक्त ही सोच समझ करके दें। हम ऐसे लोगों का चुनाव करें जिनका हमारे साथ कोई वास्तविक संबंध हो, जो हमारे सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, श्राद्ध में और हमारे जीवन की जो रोज की समस्याएं हैं, महिलाओं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, हमारे स्कूल में रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, इस आधार पे हमको वोट देना चाहिए। और वैसे इंसान को वोट देना चाहिए जो इन मुद्दों पर ईमानदारी से लड़ सके, इन मुद्दों को जीत सके और हमारे जीवन में बेहतरी ला सके। हमको ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? और जब हम जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। सब लोग मिलकर के तय कीजिए कि आपके पास, आपके कंधे पर
इस बार दो तरह की जिम्मेवारी है। पहली जिम्मेवारी यह है कि आपको सांप्रदायिक शक्तियों को हिंदू मुसलमान करके, अलग अलग नारा लगा करके, मंदिर मस्जिद करा करके जो बंगाल की जनता को आपस में बांटना चाहती है, लड़ाना चाहती है, उनके बीच में खून खराबा पैदा करना चाहती है, उस शक्ति को आपको रोकना है, उसको परास्त करना है, उसके दांत खट्टे करने हैं। एक जिम्मेवारी आपके कंधे पे ये है। और दूसरी जिम्मेवारी ये है कि जो लोग कहते हैं कि खेला होवे, खेला तो हो ही रहा है, 70-75 साल से खेला हो रहा है, खेला ही होता रहेगा कि आम जनता का काम भी होगा। और आम जनता का काम क्या है? आम जनता का काम यह है कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार, इसका अनुभव आप तमाम लोगों के पास है। और उस बात को सही साबित करने के लिए नया नया तरह का शगुफा छोड़ा जाता है। आजकल कहा जा रहा है कि सरकारी कंपनी में काम करने वाले लोग काम नहीं करते हैं, इसीलिए सरकारी संस्थानों को बेच देना चाहिए। तो हमारा प्रधानमंत्री भी सरकारी है, कोई काम नहीं करना चाहिए भाई, उसको हरे कुमाल में बेच देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये बात हम लोगों को विचार करना पड़ेगा ना कि सरकारी बैंक नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से। तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के झुनझुना बजाएंगे, क्या करेंगे? और ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये मजेदार बात ये है कि जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं वही देश की राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे को बेच रहे हैं। इस देश को बचाने की जिम्मेवारी है। समाज के भीतर नफरत को हरा करके मोहब्बत को जिताने की जिम्मेवारी है। और हमको पूरा भरोसा है कि बंगाल वो जगह है जहां पुनर्जागरण आया था। बंगाल वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आपको ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी और ये दोनों जिम्मेवारी आप उठाएंगे और इस रास्ते पे चल करके वैसे उम्मीदवारों का चयन करेंगे जो आपके बीच का हो, जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ता हो। और इस देश की जो सत्ता है उसको ये बताएंगे कि लोकतंत्र तुम्हारी दी हुई खैरात नहीं है, हमारा बुनियादी अधिकार है और हम इस देश के नागरिक हैं। हम तय करेंगे कि 2 तारीख को कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और हमको पूरा भरोसा है कि 2 तारीख को बंगाल जीतेगा और बंगाल को बांटने वाली शक्तियां हारेगी, बंगाल के साथ धोखा करने वाली शक्तियां हारेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों से एक बार फिर देरी से आने की माफी मांगते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।